जय हिंद दोस्तों। तीन देश, रूस, चाइना और जापान, ये तीनों के तीनों वो कंट्री है जो आपस में उलझे हुए हैं। जिसमें आपने देखा होगा चाइना और रसिया के बीच में मित्रता ज्यादा गहरी है। जितनी भारत और रूस के बीच में नहीं है, उससे ज्यादा गहरी दोस्ती ये दोनों देशों के बीच में है। क्योंकि भारत को अभी कुछ सालों में, बताएं तो पिछले 1 या 2 सालों में, अमेरिका के द्वारा रूस से भारत को दूर कर दिया गया और चाइना को रूस के करीब कर दिया गया। इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है अभी फिलहाल में, रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है इतुरुप आइलैंड, इसके ऊपर विजिट करते हैं परसों के रोज। और जब पुतिन के द्वारा इसके ऊपर विजिट किया जाता है तो ये जो जापान है वो आग बबूला हो जाता है। जापान क्यों आग बबूला होता है? क्योंकि जापान का ही ये हिस्सा हुआ करता था, ये पूरा का पूरा आइलैंड, जिसमें आप कुरिल आइलैंड और ये इतुरुप आइलैंड देख सकते हो, जिसके ऊपर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा विजिट की जाती है। और विजिट ऐसा नहीं है कि हर बार कर रहे हैं, ये पहली बार 1945 के बाद में कोई प्रेसिडेंट है जो इस आइलैंड के ऊपर विजिट करता है। अब ये चीज जापान को बुरी तो लगनी ही थी, क्योंकि 1945 में जापान के इस हिस्से के ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद से ही अभी तक रूस के द्वारा इसके ऊपर कब्जा जमाए रखा है। यहाँ पे 17,000 के आसपास जापानी रहते थे, जिनको रसिया की तरफ से भगा दिया गया। अब ये हिस्सा जब कब्जे में लिया तो दुश्मनी होना तो तय थी। तो तब से ही रूस और जापान के बीच में कंफ्लिक्ट चला आ रहा है। जापान कहता है ये हमारा हिस्सा है, और रूस कहता है कि ये रूस का एक अहम हिस्सा है, इसको रूस कभी छोड़ेगा नहीं। एक आपको ये आइलैंड दिख रहा है, ये आइलैंड के ऊपर भी रूस ने अपनी नेवी उतार के रखी है। अब रूस एक तरफ ये मोर्चे पे खोल के रखा है जापान के साथ में युद्ध करने को लेकर, एक रूस ने पीछे पश्चिम के एरिया में यूक्रेन के साथ में युद्ध खोल रखा है। तो ये दोनों के दोनों जगह पे रूस दो मोर्चों पे युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, जापान भी तैयार है। कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि जिस तरह से वेस्ट एशिया में युद्ध के माहौल बने हुए हैं, उसी तरह से अब ईस्ट एशिया के अंदर भी युद्ध के माहौल बन सकते हैं, जिसमें चाइना, जापान और रूस तीनों के तीनों कंट्रियों के बीच बड़ी भिड़ंत हो सकती है। और भारत इसमें बीच में पिसाने वाला है। क्या सिचुएशन घटित हुई है, क्या हुआ है, जापान ने ऐसा कौन सी चीज है वो रिलीज की है जिसके बाद में आज दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया तक डरा हुआ है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि जापान अब अपने इन्वेजन माइंडेड में पहुंच चुका है, यानी कि उसी माइंड में जो जापान पहले हुआ करता था 1945 के समय पे। अगर जापान उसी मोड में फिर से पहुंच गया तो ये दुनिया के लिए एक नया खतरा बन जाएगा। इसीलिए सारे के सारे दुनिया के कंट्री जापान से डरे हुए हैं। और सारा मुद्दा है ये क्यूरिल आइलैंड को लेकर के। जिस क्यूरिल आइलैंड के जस्ट नर्दर में आपको ये दिखेगा तो ये रूस का काम चटका प्रायद्वीप नजर आएगा। यही प्रायद्वीप से रूस कनेक्ट कर रहा है इन क्यूरिल आइलैंड को, और उसके बाद में यहाँ पे जापान लगा हुआ है। ये होकाइडो द्वीप है। होकाइडो द्वीप के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में ये जो श्रृंखला दिख रही है आपको, इन्हीं श्रृंखला के ऊपर पुतिन के द्वारा विजिट की जाती है। और पुतिन की विजिट करने के बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा जाता है। अभी रूस के द्वारा खुद का जो डिफेंस व्हाइट पेपर है, जिसे 2026 कहा गया है, वो हाईलाइट किया गया है, उसे रिलीज किया गया है। जैसे ही जापान के द्वारा ये व्हाइट पेपर रिलीज किया गया, उसके बाद में सारे के सारे कंट्री, जिसमें मैं आपको 3 कंट्री का नाम बताऊं, एक चाइना, एक रूस और एक नॉर्थ कोरिया, तीनों कंट्री सदमे में, तीनों कंट्री डरे हुए हैं। ये आप देख सकते हो। नॉर्थ कोरिया ने तो 7 तक ये कहा है कि जापान इन्वेजन माइंडेड के हिसाब से चलने लगा है, इन्वेजन माइंड में पहुंच चुका है। जापान पूरी तरह से पुराने मोड को एक्टिव करने में लगा हुआ है। अगर जापान ने पुराना मोड एक्टिव कर लिया तो ना रूस की चलेगी, ना चाइना की चलेगी और ना नॉर्थ कोरिया की चलेगी। आपके मन में एक सवाल आएगा कि जापान इन तीनों देशों का क्या कर लेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों देश तो न्यूक्लियर वेपन से भरपूर है। इनके पास में तो न्यूक्लियर वेपन है, जापान के पास में तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है। फिर जापान इनका क्या करेगा? जापान का अगर आप इतिहास देख लोगे तो जापान का इतिहास इतना क्रूर रहा है जितना किसी कंट्री का नहीं। इसीलिए आज भी चाइना वालों के मन में जापानियों के लिए इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि जापान ही दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है उनका। और जापानियों को यह तक बताया जाता है कि अगर कहीं पे जापानी दिख जाए तो उसे जान से मारना उनका कर्तव्य है। इस तरह की चीजें चाइनीज जो लोग हैं उनके मन में भरी है। तो सोचिए जापानियों ने कितना बुरा किया होगा उनके साथ में, जब इतनी ज्यादा नफरत आज भी 70-80 सालों के बाद भी इतनी की इतनी नफरत चाइना वालों के मन में बनी हुई है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। दरअसल आप ये देखिए, अभी थोड़े दिन पहले चाइना और रूस के द्वारा सी ऑफ जापान, जिसे ईस्ट सी कहा जाता है, इसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। इधर से आता है काम चटका से होता हुआ, ये क्यूरिल आइलैंड से होता हुआ रूस इस एरिया में, और ये ईस्ट चाइना सी से होता हुआ कोरियन स्ट्रेट को पार करता हुआ इस एरिया में आता है चाइना। और दोनों के दोनों यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और दोनों ही
जापान के दुश्मन है, तो जापान इन दोनों कंट्रियों से घिर चुका। यानी कि एक तरफ रूस हो गया, एक तरफ चाइना हो गया, और इसके जस्ट सामने देखा जाएगा तो आपको नॉर्थ कोरिया भी नजर आएगा। ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया। दोनों के दोनों ऊपर 1910 में जापान के द्वारा कब्जा किया गया था, तो ये दोनों ही जापान के पुराने दुश्मन है। अब जापान इनसे घिरने के बाद जापान ने अपनी पूरी रणनीति चेंज कर दी है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, ताकाइची जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ताकाइची का मजाक उड़ाया जाता है, पूरे जापान का मजाक उड़ाया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है। ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जापान सरप्राइज के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। ताकाइची को तो पता ही होगा कि सरप्राइज क्या होता है। ये बात उन्होंने क्यों कही थी? क्योंकि 1945 में जापान जब इतना आगे बढ़ चुका था, दुनिया के सारे कंट्रियों के ऊपर कब्जा करने लगा था। कौन कौन से कंट्री के ऊपर आप देख सकते हो, ताइवान के ऊपर 1895 में कब्जा किया, कोरिया के ऊपर 1910 में कब्जा किया, जिसमें दोनों कोरिया शामिल थे। चीन के मंचूरिया और अन्य क्षेत्र के ऊपर 1971 में कब्जा किया। फ्रांसीसी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के ऊपर 1940-41 में कब्जा किया। हांगकांग और सिंगापुर के ऊपर 41 में कब्जा किया। फिलीपींस के ऊपर 42 में कब्जा किया। ईस्ट इंडीज जिसे इंडोनेशिया कहा जाता है, 1942 में कब्जा किया। बर्मा के ऊपर 1942 में कब्जा किया। यहां तक कि भारत तक भी पहुंच चुका था, और प्रशांत महासागर के द्वीप जिसमें गुआमा आता है उसके ऊपर भी 1941 में कब्जा कर लिया था। तो जापान इतना ज्यादा कब्जा कर चुका था, जापान को कंट्रोल में लाना किसी भी कंट्री के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन 1931 में पर्ल हार्बर की घटना जो घटित होती है, उसके बाद अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, और अमेरिका के द्वारा 2 बम हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम फेंके जाते हैं, जिसके बाद दुनिया पूरी सरप्राइज हो जाती है। यह सरप्राइज सिर्फ जापान वालों के लिए ही नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। पूरी दुनिया इससे भौचक्का हो जाती है कि इस तरह का बम कैसे बन सकता है। जिसके बाद से कोल्ड वॉर शुरू होता है, जिसमें आप एक तरफ रूस को देखते हो और एक तरफ अमेरिका को देखते हो, क्योंकि रूस का कहना था कि आप हमारे साथ में होकर के लड़ रहे थे, फिर भी आपने हमें ये चीजों के बारे में नहीं बताया। जिसके बाद में एक होड़ छिड़ जाती है कि परमाणु बम बनाने के लेकर के। तब 1998 में हमारा भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता है। तो जापान का इस तरह से ह्यूमिलेशन किया जाना जापान को एक चीज याद दिला देता है कि मैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हूं दुनिया की, उसके बाद भी मेरा इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब मुझे मेरी पॉलिसी में चेंजेस करना होगा। और जापान अपनी पॉलिसी में चेंजेस करते हुए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने लगा, और डिफेंस बजट में उसने अभी $56 बिलियन का डिफेंस बजट है वो रिलीज किया, जिसमें वो अपनी जीडीपी का 2% तक डिफेंस में खर्च करने लगा है। क्योंकि जापान का मानना है आने वाले समय में उसका युद्ध चाइना से भी हो सकता है, उसका युद्ध रसिया से भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अच्छे मित्र हैं। और भारत अभी क्वाड के संबंध में जापान के साथ में बैठा हुआ है। भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि ये युद्ध अब सिर्फ जापान और चाइना के बीच में नहीं रहा, ये रूस और जापान के बीच में नहीं रहा। अब जो लड़ाई है हिंद महासागर में पहुंच चुकी है, भारत तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। हो क्या रहा है, भारत एक तरफ से क्वाड के माध्यम से जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इनको एक साथ लेकर के चल रहा है, जिसमें वो पूरे एशिया के अंदर चाइना को काउंटर करना चाहता है। लेकिन एक तरफ चाइना और रूस दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत को दूर कर दिया। अमेरिका ने भारत को दूर कैसे किया, आप उस चीज को भी थोड़ा सा समझ लिए। दरअसल होता क्या है, यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू होता है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के द्वारा रूस के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाते हैं, और भारत से भी मना किया जाता है कि आप रूस से ऑयल परचेज मत करो। लेकिन भारत रूस से ऑयल परचेज करता है, क्योंकि रूस हमारा अच्छा मित्र है, रूस हमें सस्ता तेल देता है, रूस हमें अच्छे हथियार देता है। तो इस मामले में रूस को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। रूस आजादी के समय से ही भारत के सपोर्ट में रहा है। चाहे फिर आप 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध देख लीजिए, जिसमें हमने बांग्लादेश अलग किया था, तब रूस ने ही अपना 40वां बेड़ा भेजा था, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था। इसीलिए तब से ही भारत और रूस की मित्रता अच्छी है, रूस धोखा नहीं देता। लेकिन अभी थोड़े दिन में ये देखा जा रहा है कि रूस चाइना के करीब ज्यादा पहुंच चुका है और भारत से काफी ज्यादा दूर हो चुका है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई अमेरिका की वजह से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रूस और यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए कि रूस से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा, लेकिन भारत फिर भी ऑयल परचेज कर रहा था। जिसके बाद में अब अमेरिका का कहना है कि रूस से कोई भी अगर ऑयल परचेस करेगा तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी कि अगर रूस से ऑयल परचेस करने वाले, चाहे फिर वो कोई भी कंट्री आए, जिसमें खास करके भारत के ऊपर लगाने की कोशिश है इनकी, भारत को दबाने की कोशिश है, ये चाहते हैं कि रूस से ऑयल परचेस ना करें, क्योंकि इनका मानना है कि रूस के पास इस ऑयल परचेस करने से पैसे जाते हैं जो वो हथियार खरीदता है, और उन हथियार का यूज यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, जिससे आज तक 4 साल हो गए और ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए अमेरिका के द्वारा ये किया जा रहा। तो भारत अब रूस से ऑयल परचेस कम करने लगा, जिससे कि चाइना ने रूस से ज्यादा ऑयल परचेस करना शुरू कर दिया, और चाइना की मित्रता और ज्यादा बढ़ गई। चाइना और रूस के करीब पहुंच गया और भारत रूस से अलग हो गया। अब रूस से भारत दूर हो गया, अमेरिका भी भारत से दूर हो रहा है, क्योंकि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने को बात कर रहा है वो। अभी एफसीआरए बिल को लेकर के कितना बवाल चल रहा, एफसीआरए बिल नहीं पास होने देना चाहता। ये जो चीजें हैं
कहीं ना कहीं भारत को अकेला कर रही है साउथ एशिया के अंदर। पूरे एशिया में थोड़े दिन पहले तक रूस ही सिर्फ भारत का अच्छा मित्र हुआ करता था, रूस जो है भारत का साझेदार हुआ करता था, लेकिन आज अमेरिका रूस को दूर कर रहा है भारत से, और ये सब कुछ हो रहा है इसी अमेरिका की नीतियों की वजह से। अब एक तरफ जानकारों का कहना है कि क्वाड अमेरिका के लिए उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। अमेरिका एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है जिसमें वो इसराइल की हेल्प करने के लिए पूरे दाव पेच खेल रहा है, इधर एशिया की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। अब भारत को भी दूर कर दिया, क्वाड की भी कोई महत्वता नहीं रही, तो भारत जापान से भी दूर हो रहा है, भारत रूस से भी दूर हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों भारत के अच्छे मित्र हैं। जापान और भारत दोनों के बीच में इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है कि भारत को दोनों कंट्रियों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जापान की तरफ देखिए आप, भारत ने चाइना से होकर के व्लादिवोस्टोक तक एक सड़क निकाला है, और ये सड़क निकाला है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तोड़। भारत ने जैसे ही चीज निकाली, यहां से एक सड़क होकर के जाएगी श्रीलंका, श्रीलंका से आप देखिए सिंगापुर से होते हुए मलेशिया से होती हुई मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए ये इस एरिया से होते हुए ये दक्षिणी ताइवान से होते हुए ये ताइवान को भी जो है टच करेगी, फिर ऐसे होते हुए ये पूरा देखिए आप कोरियन स्ट्रेट को पार करके सी ऑफ जापान में से होती हुई व्लादिवोस्टोक तक पहुंच रही है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पार करके मेरीटाइम कॉरिडोर बनाया जा रहा था। अगर ये मेरीटाइम कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो भारत कितना ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा इस एरिया में, कितनी मजबूत पकड़ कर लेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। अब ये चीज अगर पूरी ही नहीं होगी, अगर जापान और भारत के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, या जापान और रूस के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, या भारत और रूस के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, तो चाइना इसका मजा ले लेगा और भारत बुरी तरह से फंस जाएगा। भारत के इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगा हुआ है जो फंस जाएगा। ये आप देखिए एक आइलैंड है, आपको दिख रहा होगा सखालिन आइलैंड। इस सखालिन आइलैंड के ऊपर रूस ने अपनी नेवी डिप्लॉय कर रखी है, और रूस का यहाँ पे काफी ज्यादा ऑयल का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर भारत की एक ONGC विदेश कंपनी है जिसने ऑयल प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी ले रखी है ऑयल और गैस के अंदर। यानी कि यहां से अगर रूस ऑयल और गैस निकालेगा तो इतना हिस्सा भारत के पास में भी आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जापान ने भी हिस्सेदारी ले रखी है 30%। सोचिए 50% दोनों देशों के पास में हिस्सेदारी है, और ये दोनों देशों से ही रूस के अभी थोड़े संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जापान जो है वो रूस से दोस्ती नहीं रखना चाहता, भारत रूस और जापान को छोड़ना नहीं चाहता, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं। एक बार अमेरिका भारत से छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जापान भारत से नहीं छूटना चाहिए। जापान नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़ा कंट्री भारत के लिए, और रूस शुरू से ही आप देख रहे हो रूस के साथ में दोस्ती के तो क्या ही कहने, बता नहीं सकते कि कितनी गहरी दोस्ती रूस और भारत की है। लेकिन कुछ सालों से 2025 के बाद में इस तरह की रणनीति बदल गई है कि भारत अमेरिका की तरफ जाकर के बैठने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ चाइना जो है रूस के पास चला जा रहा था। तो चाइना जब से रूस के पास जा रहा था, रूस और चाइना की दोस्ती अच्छी होती जा रही, भारत और चाइना रूस की दोस्ती जो है खराब होती जा रही, और अमेरिका भी अब भारत को छोड़ रहा है। तो भारत कहीं ना कहीं बीच में फंस चुका है, भारत का इन्वेस्टमेंट बीच में फंस चुका है। अगर भारत रूस और जापान को एक साथ नहीं साधेगा तो भारत के लिए साउथ एशिया के अंदर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट एशिया में और ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे चाइना अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है, और भारत अपने हिंद महासागर में पकड़ को खो देगा। अगर भारत ये खोता है तो भारत के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। अभी इजराइल की तरफ से एक बयान निकल कर आया कि भारत चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे फिर आप चाइना को देख लीजिए, चाहे फिर आप बांग्लादेश को देख लीजिए, चाहे फिर आप पाकिस्तान को देख लीजिए, सारे के सारे कंट्री कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन है। अब नेपाल भी कहीं ना कहीं भारत से बेड़ लेने लगा है। तो ये चीजें भारत को समझनी होगी, और भारत को इन सारे कंट्रियों को एक साथ लेकर के चलना होगा, जो कि भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो? क्या हमें अमेरिका की तरफ जाना चाहिए, या हमें जापान की तरफ जाना चाहिए, रूस की तरफ जाना चाहिए? भारत की रणनीति यहाँ पे कैसे बदल रही है, भारत को यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।